साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों, हमारे बहुत सारे दर्शक और हमारे रोगियों ने हमसे ये पूछा है कि कौन सा च्यवनप्राश बेहतर है, हमें कौन सा च्यवनप्राश सेवन करना चाहिए। तो आज का मैं वीडियो इसी विषय पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। च्यवनप्राश खाने से पहले जानें। तो हम यहाँ च्यवनप्राश का कोई विरोध करने नहीं आए हैं, आपको सजग करना हमारा दायित्व है। तो कुछ रोगियों ने पूछा कि क्या च्यवनप्राश वास्तव में फिर से जवान बनाता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विनाशास्त्रेण यो ब्रूयात् तम विद्यात् ब्रह्म घातकम। जो व्यक्ति प्रायश्चित, ज्योतिष, चिकित्सा और शास्त्र के निर्णय को बिना शास्त्र संदर्भ के बात करता है, वो सभी लोग ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। तो आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो भी बताएंगे वो शास्त्र के संदर्भ के सहित बात करेंगे। तो सबसे पहले हम च्यवनप्राश का बताएं। च्यवनप्राश में डलता क्या क्या है, क्या क्या औषधि डलती है, क्योंकि आपको ज़्यादातर को पता नहीं कि च्यवनप्राश में डलता क्या है। मैं आपको चरक संहिता, जहाँ पर च्यवनप्राश का मूल संदर्भ मिलता है, जिस ग्रंथ में उसके चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में यह संदर्भ मिलता है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है बिल्वाग्नि मंत्र शोनाकः काश्मरी पाटलेर बला पण्यश्चतस्रय पिप्पल्य श्वदंशा बृहति द्वयम श्रृंगी तामल की द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु अभ्यचमृता रिद्धि जीव कर्षभ कौशठी मुस्तम पुनर्नवा मेधा शैला चंदनम उत्पलम विदारी विष्मूलानी काकोली काकनासा आखिरी औषधि। ये लिखा हुआ है, ये जड़ी बूटियां डालनी है। अब हम बता दें, अब होता क्या है कि शास्त्र के हिसाब से ये सारी औषधियां ताजी होनी चाहिए, परंतु वह असंभव है। आज के इस व्यापार के दौर में 1 वर्ष से अधिक पुरानी औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उनमें गुण खत्म हो जाता है। महर्षि शारंगधर अपने शारंगधर संहिता में लिखते हैं कि गुणहीनम भवेद वर्षाद ऊर्ध्वम तद्रूपम औषधम। 1 वर्ष में काष्ठ औषधियाँ जो वनस्पतियाँ हैं उनका गुण खत्म हो जाता है 1 वर्ष के बाद। जबकि होता क्या है, च्यवनप्राश में 100 वर्ष पुरानी औषधियाँ यूज कर ली जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि ये मजबूरी है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किसान से वहाँ तक पहुँचना, खेत से वहाँ तक पहुँचना, उसमें ही टाइम लग जाता है। तो इनके 1 साल के अंदर इनका गुण खत्म हो जाता है। पहली बात ध्यान कर लीजिए। दूसरी बात हम आपको बता दें कि च्यवनप्राश आंवले से बनता है, इसका मुख्य घटक आंवला है। तो पोष, माघ और फागुन 3 महीनों के आंवले सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं च्यवनप्राश बनाने के लिए। अब होता क्या है, यदि पोष, माघ और फागुन के महीनों में जो आंवले आए हैं उनसे च्यवनप्राश बनाया जाता है, तो वो रस, गुण, वीर्य और विपाक में उसकी गुणवत्ता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन महीनों में च्यवनप्राश बनाना, आंवला लाना, ऐसा व्यावहारिक दृष्टि से आजकल संभव नहीं है। इसीलिए भी दूसरा मैंने जवाब दिया। पहला जवाब दिया कि औषधियाँ ताजी होनी चाहिए, दूसरा आंवले पोष, माह, फागुन के होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि 500 आंवले लेने का निर्देश किया है चरक संहिता में। उन्होंने कहा 500 आंवले ले लो। 500 आंवलों का मतलब एशाम पलोन्मितान भागान शतान्य आमल कस्य च पंचदद्यात् तदेकत्र जल द्रोणे विपाचेत। इसका मतलब है 500 आंवले लेने हैं और उनको पकाना है 1 द्रोण जल में, उसमें पकाना है च्यवनप्राश बनाने के लिए। लेकिन ये भी नहीं होता। होता क्या है कि 500 आंवलों का वजन, साइज अलग अलग होती है, तो 4 किलो से लेकर के 4.25 किलो से 22 किलो तक हो सकता है, अलग अलग साइज के। तो कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग साइज के आंवले प्रयोग करती है, तो आंवलों की मात्रा कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसलिए सब कंपनियों का अपना अपना कार्यक्रम चलता है, इसलिए सभी च्यवनप्राशों का स्वाद अलग अलग पाया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसमें कोई निर्धारण नहीं है। 500 आंवले होने चाहिए, उनका वजन इस तरह से 4.25 किलो से 22 किलो तक हो सकता है। अब आती है अगली चीज़, डलती है इसमें प्रक्षेप द्रव्य। च्यवनप्राश बनने के बाद उसमें प्रक्षेप डाले जाते हैं। प्रक्षेप में क्या होता है, त्वगेला पत्रकस तुल्यम, चतुर्जात इसमें डलता है। दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर और मग, ऐसी चीज़ें इसमें डलती है। अब होता क्या है कि इलायची और इनकी क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो च्यवनप्राश अच्छा नहीं बनेगा। व्यापारिक दृष्टि में ये बात विशेष रूप से देखने की होती है कि बहुत ज़्यादा जब व्यावसायिकरण का ये दौर चल रहा है, इसमें इलायची की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो च्यवनप्राश में वो लाभ नहीं मिलेगा जो गुण अब च्यवनप्राश के होने चाहिए।
इसी प्रकार से तेजपात यदि महंगा है तो उसमें भी थोड़ी संभावना रहती है कि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो। तो यदि अच्छी चीज़ें नहीं डलेंगी तो उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसी प्रकार से अगली चीज़ होती है चीनी। तो च्यवनप्राश के बारे में ये जान लीजिए, जितना अधिक मीठा उतना ही हानिकारक है, उतना ही सेहत के लिए हानिकारक है। वैसे भी आप देखना कि क्या किसी ने जो शास्त्रोक्त जो च्यवनप्राश है किसी ने खाया? हमारे गुरुजी बताते थे कि वो बेस्वाद होता है, उसका स्वाद नहीं होता है अच्छा, वो कड़वापन होता है, वो खा ही नहीं सकते आप। उसके लिए क्या कर देते हैं, चीनी भर देते हैं। अब मैं चीनी का रहस्य खोलता हूँ। होता क्या है, शास्त्र में लिखा है 2 किलो 400 ग्राम चीनी मिला सकते हैं। शास्त्र में चीनी नहीं लिखा। बाजारू च्यवनप्राश में स्वाद के लिए चीनी डाल दी जाती है। चरक संहिता में चीनी मिलाने का कोई निर्देश नहीं है। वहां पर मत्स्यंडिका शब्द का प्रयोग हुआ है। मत्स्यंडिका का मतलब है मिश्री, और वह भी निश्चित मात्रा में 2 किलो 400 ग्राम मिश्री मिलानी है। तो अब ऐसी शायद ही कोई कंपनी मिलेगी जो मिश्री बना करके च्यवनप्राश आपको खिलाएगी। यह भी एक रहस्य भरी बात है। सबने उसके स्तर पर चीनी डाली हुई है। फिर आप च्यवनप्राश खा करके फिर से जवान होने का जो सपना देखते हैं वो आसान नहीं है। वो शायद पूरा होने में मुश्किल आती है। कारण क्या है, मत्स्यंडिका होती है मिश्री। मत्स्यंडिका को वैदिक परिभाषा प्रदीप नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ है, उन्होंने लिखा कि यदि मिश्री आपको नहीं मिलती है तो क्या डालना है, मत्स्यंड भाव तो दद्यात भिषजय सित शर्कराम अब असंभव शितायास्तु बुदई खंडम प्रयुज्यते। वैदिक परिभाषा प्रदीप का 117 नंबर का श्लोक है। इसका मतलब यदि आपको मिश्री नहीं मिल रही है तो सफ़ेद शक्कर डालो, शीत शर्करा। और यदि आपको मिश्री उसकी यदि शीत शर्करा नहीं मिले तो आपको खांड का प्रयोग करना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन हम क्या डाल रहे हैं, हम उसके अलावा मिश्री डाल रहे हैं। मिश्री के बजाय, शक्कर की बजाय, खांड की बजाय हम चीनी डाल रहे हैं। अब क्या होता है कि च्यवनप्राश में चीनी कैसे डाल सकते हैं बताइए, क्योंकि शास्त्र में तो कोई संदर्भ नहीं है। अब चीनी से क्या होता है, जो च्यवनप्राश चीनी से बनता है उससे क्या नुकसान होता है, वो मोटापा पैदा करता है। क्योंकि जो जो नुकसान चीनी के हैं, सफ़ेद चीनी के, वो सारे नुकसान आपको मिलेंगे। बाजारू चीनी से बने हुए च्यवनप्राश से आप अपना वजन बढ़ा लेंगे और अनजाने में ही, जाने अनजाने में अनेक रोगों की चपेट में आ जाएंगे। ये बात ध्यान करने की है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारियां पैदा हो गई है तो आप ये देखिए कहीं आप च्यवनप्राश तो नहीं खा रहे, किस कंपनी का खा रहे हैं पहले देख लेना। हम यहाँ किसी कंपनी का प्रचार करने नहीं आए हैं, ना ही हमने हमारा च्यवनप्राश बेचना है। हम तो आपकी आंखें खोलने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। सफ़ेद चीनी के सेवन से जो जो बीमारियां होती है, मोटापा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ना, डायबिटीज, मधुमेह और यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब बीमारियां। इसके अलावा ज़्यादा खाओगे कैंसर हो जाएगा, हृदय रोग अनेक प्रकार के, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना, दांतों के अनेक रोग, उदासी, डिप्रेशन, सिर दर्द, गुस्सा, थकान, नींद नहीं आना, ये सब चीनी के दोष हैं। चीनी के कारण ये पैदा होते हैं। ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं, ये चीनी के नुकसान है। तो जब यही चीनी मिठाई में डलती है तो भी ये नुकसान करेगी, इसी चीनी को आप च्यवनप्राश में डालोगे तो भी नुकसान करेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि च्यवनप्राश में डालने से चीनी अमृत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। यदि ऐसी आपको गलतफहमी है तो आप भूल जाइए। इसी प्रकार से आप अगला विषय है, ये देख लीजिए कि च्यवनप्राश किस बर्तन में बना है। यदि एल्यूमिनियम के बर्तन में बना है तो वो च्यवनप्राश खाने से आपके सिर के बाल झड़ने लग जाएंगे, आपको गैस्ट्रिक अल्सर पैदा हो सकता है, आपकी नेत्र ज्योति में गिरावट आ सकती है। ये बहुत घातक चीज़ें हो सकती हैं, आप गंजे भी हो सकते हैं। इसलिए आप पहले देख लीजिए किस कंपनी का च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बनाए, किस बर्तन में बनाए, ये आपको ध्यान देना होगा। पारंपरिक रूप से लोहे की कढ़ाई में च्यवनप्राश बनने का विधान है, क्योंकि ये लिखा है कि आयसे कांत पात्रे चे भोजनम सिद्धि कारकम शोथ पांडु हरम्बल्यम कामलापहम उत्तमम। लोहे की कढ़ाई में जब च्यवनप्राश बनता है तो उससे सूजन दूर होती है, एनीमिया दूर होता है, शरीर को ताकत मिलती है और पीलिया इत्यादि रोगों से हमारी मुक्ति मिलती है और यकृत को बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कांच के बर्तन, कांत पात्र, उसकी भी महिमा है। शीशे के बर्तन में यदि आप च्यवनप्राश को किस में रख रहे हैं, किस प्रकार के बर्तन में रखें, किस डिब्बे में रख रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाया नुकसान करेगा, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो लाभ करेगा। इसी प्रकार से कांच के बर्तन में च्यवनप्राश रखने से क्या होता है कि वो ठीक रहता है, उसकी महिमा है। लेकिन यदि आप प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर च्यवनप्राश यदि रख रहे हैं तो वो जो है नुकसान करता है। प्लास्टिक का प्रभाव ये रहता है कि प्लास्टिक जो है पुरुषों को बड़ा नुकसान करता है, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को
इस प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग से गर्भपात का खतरा बना रहता है, पुरुषों की यौन क्षमता और संतान उत्पादन की क्षमता में गिरावट आती है, नपुंसकता पैदा होती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता बाधित होती है और उनके शुक्राणुओं की जीवन काल स्पर्म के समय, जिंदा रहने के समय में गिरावट आती है। इसके अलावा प्लास्टिक में और भी जैसे थैलेट्स और बिस्फेनोल होता है, वो सब जिस डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में आप च्यवनप्राश रखेंगे तो वो रिस करके च्यवनप्राश में मिलते रहते हैं और ये हमारे शरीर को स्लो पॉइजन जैसा ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथियों, इस विषय पर लोगों की व्यापारिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ सेहत से संबंधित बात करने आया हूँ। इसी प्रकार से एक है वंशलोचन। वंशलोचन को भी हमें देखना पड़ेगा। वंशलोचन जो है वो भी आजकल आर्टिफिशियल आ रहा है और च्यवनप्राश में आर्टिफिशियल कृत्रिम वंशलोचन मिलाया जा रहा है। अब ये इसके गुण जो है, जो असली वंशलोचन है वो तो अमृत है, उससे तो उम्र बढ़ती है, उससे पुराने से पुराने बुखार दूर होता है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, उसकी तासीर ठंडी होती है, नक्सीर को दूर करता है, दुनिया भर की बीमारियां ठीक करता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल डाल रहे हैं उससे आपको कोई उम्र नहीं बढ़ने वाली है, वो सब नकली है और उसका आप सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा शहद मिलाया जाता है, यदि गलती से शहद भी यदि नकली मिल गया तो आपको च्यवनप्राश से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। एक और बात ध्यान दीजिए, च्यवनप्राश की एक्सपायरी होती है 1 वर्ष के बाद अवलेह के गुण समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद महर्षियों ने लिखा है, हीनत्वम गुटिकालेहौ लभते वत्सरात् परम, शार्ंगधर संहिता पूर्व खंडे प्रथम अध्याय। अब समाधान क्या है? अब समाधान ये है, आपको सावधानी भी रखनी है, आपको जागरूक रहना है। आपको समाधान मैं बताता हूँ कि लोकल के लिए वोकल। इसलिए हम कह सकते हैं आजकल जो भी च्यवनप्राश बन रहा है वो सिर्फ च्यवनप्राश स्वस्थ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए टॉनिक हो सकता है, लेकिन आपको लंबी उम्र प्रदान करने के लिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें ये चीज़ें यदि सही डली होगी तभी आपको ये लाभ होगा। जो महर्षि च्यवन ने बात कही कि इसके सेवन से अस्य प्रयोगात च्यवनः सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा। महर्षि च्यवन इसके सेवन से बहुत बूढ़े होने पर भी फिर से जवान हो गए। ये लाभ आपको, ये जो है आप खुद महसूस करें। च्यवनप्राश खा करके आप यदि महसूस करें कि आप जवान हो रहे हैं तो ही आप उस कंपनी का सेवन करें, अन्यथा क्या करें, च्यवनप्राश घर पर बनाने का प्रयास करें। यदि घर पर नहीं बनाए तो अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक वैद्य, किसी नाड़ी वैद्य से संपर्क करें और उसको दक्षिणा दें। उसको मैं बात कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि वोकल फॉर लोकल, ऐसे वैद्यों को, उनको शरण दें, उनसे आप च्यवनप्राश बनवाएं और उनसे जो है बिना चीनी वाला च्यवनप्राश बनवाएं, उसमें मिश्री डलवाएं। इस प्रकार से आप जो है जहरीली चीनी के दुष्प्रभावों से आप बचेंगे और अपने परिवार को आप बचा पाएंगे और च्यवनप्राश के आपको जो लाभ होने चाहिए वो लाभ आपको मिलेंगे। और साथियों, मैं यहाँ किसी प्रकार का व्यापार करने नहीं आया हूँ, मैं कोई दवा बेचने नहीं आया हूँ। न त्वहम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी च्यवनप्राश से संबंधित। अगला वीडियो मेरा आएगा, क्या डायबिटिक या मधुमेही रोगी भी च्यवनप्राश खा सकते हैं, क्या किडनी रोगी च्यवनप्राश खा सकते हैं। च्यवनप्राश के बारे में और अधिक जानकारी आप मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो साथियों, मैं इस विषय को अभी यहीं विराम देता हूँ। आपको ये विषय कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।